afternoon, dear student. Now I am explaining remaining part of chapter number 11. Come on page number 98. Air. Composition of air. Air is a mixture of various gases. The two main gases present in the atmosphere are nitrogen and oxygen. जैसा कि मैंने आपको बताया है कि एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं, मिक्सचर होता है गैसेस का, लेकिन इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट गैसेस होती हैं. कौन कौन सी होती हैं? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड सम अदर गैसेज आर प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटीज. और बहुत सारी गैसेज और वाटर वेपर यानी पानी के बुखारात, कार्बन डाइऑक्साइड, ये तमाम भी पाई जाती हैं, लेकिन ये बहुत कम क्वांटिटी में होती हैं. एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ अबाउट 78% नाइट्रोजन. इसमें कितनी परसेंटेज होती है नाइट्रोजन की? 78%. 21% ऑक्सीजन, 21% ऑक्सीजन पाई जाती है एंड लेस देन 1% ऑफ आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेज. और तमाम गैसेज जो होती हैं वो कितने परसेंट है? टोटल मिला के 1% से भी कम. नाइट्रोजन इज एन इम्पॉर्टेंट प्लांट न्यूट्रिएंट. नाइट्रोजन किसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है? पौधों के लिए ज़रूरी होती है. दुनिया में सिर्फ हम ही जानदार नहीं है, बल्कि दो किस्म के लिविंग थिंग्स पाए जाते हैं, एनिमल्स एंड प्लांट्स. हमारी कैटेगरी एनिमल्स में आती है. नाइट्रोजन नीदर बर्न नोर सपोर्ट बर्निंग. नाइट्रोजन ना खुद जलती है ना जलने में मदद देती है. इट्स प्रेजेंस इन एयर हेल्प रिड्यूस द रेट ऑफ बर्निंग. बल्कि ये बर्निंग के रेट को कम कर देती है एज कॉज बाय ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन की वजह से बर्निंग होती है. ऑक्सीजन इज नीडेड बाय लिविंग थिंग टू ब्रीथ. ऑक्सीजन इज ऑल्सो नीडेड फॉर बर्निंग. ऑक्सीजन के भी हमारे पास दो यूजेस हैं. एक, हम इससे सांस लेते हैं. सेकंड, ये बर्निंग में हेल्प करती है, जबकि नाइट्रोजन बर्निंग को रिड्यूस करती है. कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज यूज्ड बाय प्लांट्स टू प्रिपेयर फूड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत इंपॉर्टेंट गैसेस है प्लांट्स के लिए, क्योंकि ये इसके जरिए अपनी ग़िज़ा बनाते हैं. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. अदर गैसेस प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल ट्रेसेस आर नियॉन, हीलियम, क्रिप्टन, हाइड्रोजन एंड ज़ीनॉन. ये गैसेस भी बहुत कम मिकदार में पाई जाती हैं. नियॉन, क्रिप्टन एंड ज़ीनॉन आर यूजफुल बिकॉज ऑफ देयर लाइट एमिटिंग प्रॉपर्टीज व्हेन इलेक्ट्रिसिटी चार्ज. ये तीन गैसेस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि ये लाइट एमिट करती हैं, इससे लाइट रेज निकलती हैं जो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज करने के काम आती हैं. इसमें ये प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं इलेक्ट्रिसिटी चार्ज करने की. द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी. हवा में या एयर में जो आबी बुखारात पाए जाते हैं, पानी के बुखारात की मिकदार होती है, दैट इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. एरियाज नियर द सी आर मोर ह्यूमिड देन द एरियाज नियर द डेजर्ट. ह्यूमिडिटी मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ किस्म की होती है. सपोज जो एरिया समंदर के करीब होते हैं उसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, और जो डेजर्ट के करीब होते हैं उसमें कम होती है. आपने देखा होगा जब आप सी साइड पर जाते हैं तो आपकी स्किन ऐसा लगता है जैसे चिपक रही है, जैसे किसी ने ऑयल लगा दिया. आप हाथ टच करेंगे आपकी स्किन चिपकेगी. क्यों? क्योंकि वो दैट इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी. प्रॉपर्टीज ऑफ एयर. एयर की क्या खुसूसियात हैं? नंबर 1, एयर इज कलरलेस, टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस. एयर का ना कलर होता है. आपको एयर नज़र आती है? वैसे आपने देखा होगा अपने अतराफ में. किसी को नज़र आए तो ज़रा मुझे भी बताइएगा. इसका ना कलर होता है, ना टेस्ट होता है, ना ही इसका स्मेल कर सकते हैं आप. वी कैन नॉट सी एयर. हम इसे देख नहीं सकते. इट हैज़ नो कलर. प्योर एयर इज ऑल्सो विदाउट एनी टेस्ट और स्मेल. और जो प्योर एयर होती है उसका ना कोई टेस्ट होता है ना ही स्मेल होती है. नंबर 2, एयर ऑक्यूपाइज स्पेस. एयर जो है वहाँ पर जगह घेरती है. फॉर एग्जाम्पल, ब्लो एयर इनटू द बलून. आपने बलून लिया, उसमें हवा भर ली. द साइज ऑफ द बलून बिकम्स बिगर, शोइंग दैट एयर ऑक्यूपाइज स्पेस. इसका साइज बड़ा हो जाएगा. इसका मतलब ये शो करता है कि एयर जो है वो ऑक्यूपाइज स्पेस. पॉइंट नंबर 2, एयर 3, एयर हैज़ वेट. एयर का वेट होता है. टाई 3 balloons at each end of a stick. Tie a thread in the middle of the stick and hold the stick up. आपने एक स्टिक लेनी है, उसके दो साइड्स पे बलून हैंग कर देने हैं. एक साइड पे ऐसे बलून रखिए जिसमें एयर फिल हो, और एक साइड जो है वो पॉप ऑफ हो, यानी कि फुस जो कर देते हैं. नॉर्मली हम ये वर्ड यूज़ करते हैं. तो आप देखेंगे जिस साइड पे बलून में एयर है वो क्या होगा? हैवियर होगा. इसका मतलब ये शो करता है कि एयर हैज़ वेट. एयर एक्सर्ट्स प्रेशर. Take a glass, push an handkerchief to the bottom of the glass so that it does not fall off when the glass is turned upside down. Turn the glass upside down and push it into a ball of water. आपने एक बॉल लेना है वाटर का और उसमें ग्लास को इन्वर्ट करना है.
जब आप ग्लास को इन्वर्ट करेंगे आप देखेंगे कि एक प्रेशर से ग्लास वापस ऊपर आएगा। जब ये ग्लास वापस ऊपर आ रहा है तो इसका मतलब है कि उस पानी में जो एयर है वो उसके क्या कर रही है, प्रेशराइज कर रही है। एयर हैज वेट की आपने डायग्राम भी बनानी होगी, यहाँ पे देख लीजिएगा, यू कैन डू प्रैक्टिकल योरसेल्फ। आप 2 हैंगर्स लीजिएगा, एक में 2 बलून्स लीजिएगा जिसमें एयर फिल हो। जब आप उसका वेट चेक करेंगे कि दोनों इक्वल होंगे, लेकिन अगर आप एक बलून को जो है पॉप ऑफ कर देंगे तो आप देखेंगे कि वो बलून जिसमें एयर फिल है उसका वेट ज़्यादा हो जाएगा। तो दिस इज द पिक्चर। नाउ टर्न योर पेज। You are surrounded by air on all sides and air has weight. The weight of the air presses against you and exerts a force. You can feel the pressure exerted by air with this simply activity. Air जो होती है वो प्रेशर देती है आपको। आप सी साइड पे जाते हैं, आप देखिएगा कि वहाँ पे आप अगर आप रॉक्स वगैरह पर होते हैं तो आपको फील होगा आपको कोई धक्का दे रहा है, जबकि वो कोई आपको धक्का नहीं दे रहा, बिकॉज एयर इज एक्सर्टिंग प्रेशर। नंबर 5, हॉट एयर राइजेस अप। जो गर्म हवा होती है वो ऊपर की तरफ उठती है। तो यू हैव एक्टिविटी, आपने 2 कैंडल्स लेनी है, आपने एक साइड पे उसके हाथ करना है, आप देखेंगे वहाँ पे आपको कुछ फील नहीं होगा, लेकिन अगर आप उसके ऊपर करेंगे तो आपको फील होगा कि यहाँ पे कुछ आपके हाथ से गरम गरम हवा आ रही है। इसका मतलब है कि हॉट एयर राइजेस अप। इसी की एक सेकेंड एग्जाम्पल आपके पास है हॉट एयर बलून की। आपने देखा है हॉट एयर बलून जब उसमें बर्न किया जाता है, उसको फ्लेम दिया जाता है तो वो ऊपर की तरफ उठता है। नंबर 6, हॉट एयर एक्सपैंड। जो गर्म हवा होती है वो फैलती है। आपके पास यहाँ पे एक एक्टिविटी आ रही है, आपने एक पैन लेना है, उसमें पानी डालना है, उसको बॉईल करना है, एक बॉटल रखनी है उस पर। जब बॉटल आप उस पर करेंगे हीटअप होगी और एक बलून फिक्स करना है उसके ऊपर। आप देखेंगे बलून जो है वो फूलेगा खुद ब खुद। इसका मतलब है कि जो एयर है इसके अंदर, बॉटल के अंदर, स्पेस के अंदर इसके, वो इस क्या कर रही है, जब गर्म हो रही है तो इसको एक्सपैंड कर रही है। डू यू नो केमिकल नोन एज क्लोरोफ्लोरोकार्बन are used as a coolant in industries and other places to keep things cold and also to make foam and soap. केमिकल है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये किस चीज़ के लिए यूज होता है, किसी भी चीज़ को ठंडा करने के लिए, और इसके अलावा ये साबुन और झाग बनाने के भी काम आता है। These are not poisonous but they damage the ozone layer in the atmosphere. ये जहरीला नहीं होता लेकिन हमारे लिए बड़ा नुकसानदेह है क्योंकि ये ओजोन लेयर को ख़त्म कर रहा है। This has created a hole in the ozone layer. इसकी वजह से ओजोन लेयर में शगाफ पड़ गया है, होल हो गया है। The hole in the ozone shield gets bigger every year. और ये साल ब साल बढ़ता जा रहा है। Countries around the world signed an agreement called the Montreal Protocols to stop making these chemicals. तो एक लॉ पास हुआ है, एक एग्रीमेंट किया गया है कंट्रीज से इसको कंट्रोल करने के लिए, तो दैट इज़ कॉल्ड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसके ज़रिए केमिकल को स्टॉप करने के लिए ये कहा गया है कि इसे बनाया ना जाए। Eventually, this agreement may help human beings to stop making and using ozone destroying chemicals. तो इसके ज़रिए, एग्रीमेंट के ज़रिए साइन करवाया गया है कि हम ये केमिकल ऐसे नहीं बनाएंगे जिससे ओजोन लेयर जो है वो उसमें होल हो जाएगा। Now next page, uses of air. एयर हमारी किस काम आती है? Air is needed for breathing. All living things need air to survive. एयर हमारे सबसे पहले किस काम आती है कि हम इससे सांस लेने का अमल जारी रखते हैं और अपनी ज़िंदगी को कंटिन्यू रख सकते हैं। एयर इज़ नीडेड फॉर बर्निंग। एयर जलाने के, जलने के भी काम आती है। वी कैन नॉट लाइट अ फायर विदाउट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बगैर हम आग नहीं जला सकते। यू हैव एन एक्टिविटी। आपने एक कैंडल लेनी है, यू बर्न इट। जब आप इसको जलाएंगे तो ये जलेगी, लेकिन अगर आप इसमें गिलास रख देंगे तो इसका मतलब है आपने इसकी एयर को क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया है। जब एयर स्टॉप होगी, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी इसको, तो ये क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी, इट विल गोज आउट। विंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो हवा है ये भी एनर्जी की एक किस्म है। इट टर्न द ब्लेड्स ऑफ विंड मिल्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। आपने विंड मिल देखा होगा, इसमें जो ये टर्बाइंस होते हैं, ब्लेड्स होते हैं, ये किस चीज़ की वजह से मूव करते हैं, एयर की वजह से। विंड ऑल्सो हेल्प इन मूविंग सेल बोट अक्रॉस वाटर। और ये इसी हवा की वजह से ही सेल बोट जो होती है, जो बोट्स होती हैं, पानी में मूव करती हैं। एयर कूल्स इंजन बाय एब्जॉर्बिंग एंड टेकिंग अवे द हीट प्रोड्यूस इन दैम।
जो एयर कूलर्स वगैरह होते हैं या जो भी इंजन्स वगैरह होते हैं वो भी इसको एब्जॉर्ब करते हैं और इसी की वजह से आगे एक तरफ मूव करते हैं। एयर इज फिल्ड इन टायर्स, पिलोज एटसेट्रा टू अलाउ फ्लेक्सिबिलिटी। एयर टायर्स में फिल की जाती है, गाड़ियों के व्हील्स वगैरह होते हैं और इसी तरह तकियों वगैरह में भी होती है ताकि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहे, लचक रहे। एयर इज फिल्ड इन रबर बोट्स टू हेल्प दैम फ्लोट ऑन वाटर। इसी तरह रबर बोट्स आती हैं, उनमें भी हवा भरी जाती है जिसके ज़रिए पानी पे फ्लोट कर सकें। एयर इज फिल्ड इन फुटबॉल्स टू गिव इट शेप, कीप इट लाइट एंड सॉफ्ट इनफ टू किक। इसी तरह जो फुटबॉल्स होती हैं उसमें भी एयर फिल की जाती है ताकि उसका शेप मेंटेन रहे, वो हल्की रहे और उसको किक मारने में आपको आसानी हो। एयर प्रेशर हेल्प इन फिलिंग इंक इन अ फाउंटेन पैन, in sucking liquid through a straw and filling an injection syringe। इसी तरह एयर हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होती है किस चीज़ में कि हम पेन में इंक फिल करते हैं, हम ड्रिंक वगैरह लेते हैं स्ट्रॉ के ज़रिए और हम इंजेक्शन जो होता है, सिरिंज जो होती है उसमें भी जो मेडिसिन वगैरह फिल की जाती हैं वो तमाम किसकी सूरत में होती हैं, एयर की वजह से होती हैं। नाउ यू हैव एक्टिविटी, नेम द फॉलोइंग, आपने इसके नेम बताने। द एनवेलप ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ, ज़मीन के चारों तरफ एक लिफाफे की तरह पैक हुई हुई है। किस चीज़ से पैक हुई हुई है? एटमोस्फीयर। द लेयर ऑफ एटमोस्फीयर इन विच स्पेस शटल्स ऑर्बिट, जो भी स्पेस क्राफ्ट वगैरह होते हैं जो एटमोस्फेयर में मूव करते हैं वो कौन से इसमें लेयर में होते हैं? थर्मोस्फीयर। अ गैस विच बर्न, ऐसी गैस जो बर्निंग में हेल्प करती है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीजन गैस। Now we are coming at the side of water. This is the second necessity of life. We cannot live without water. पानी के बगैर भी हम जिंदा नहीं रह सकते जिस तरह हम हवा के बगैर नहीं रह सकते। We must drink water because our body needs water to carry out most life processes like digestion, circulation, excretion, etc. हमें अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे प्रोसेस के लिए पानी की ज़रूरत होती है, खाना हजम करने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन के लिए या जो भी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी एक्सक्रेशन के लिए। टर्न योर पेज। Other than drinking, we use water in our everyday life for purposes like cleaning, bathing, cooking, gardening, etc. पीने के अलावा पानी के और भी मुख्तलिफ यूज़ हैं, जैसे किस किस कामों के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? क्लीनिंग के लिए, सफाई के लिए, नहाने के लिए, पकाने के लिए, गार्डनिंग में पौधों को पानी देने के लिए, इन तमाम चीज़ों के लिए भी पानी की हमें ज़रूरत पड़ती है। प्लांट ऑल्सो कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, पौधे भी पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। एग्रीकल्चर डिपेंड्स मेनली ऑन वाटर, जो भी हम खेती बाड़ी है, पौधे वगैरह तमाम में जो मेन किरदार होता है वो किसका होता है? पानी का होता है। The energy of water is used to generate electricity। इसी तरह पानी का जो प्रेशर होता है रिवर पे उसके ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, बिजली बनाई जाती है। वाटर इज़ यूज इन मोस्ट इंडस्ट्रीज एंड इन कंस्ट्रक्शन वर्क। पानी को इसी तरह बहुत सारे कारखानों में भी और कंस्ट्रक्शन जो हो रही होती है बिल्डिंग वगैरह की उस पर भी यूज़ किया जाता है। वी नीड वाटर फॉर फार्मिंग, ड्रिंकिंग, गार्डनिंग, बाथिंग, producing electricity and cooking। तो nearly 3/4 of the earth is covered with water। इस तरह हम कह सकते हैं कि अगर ज़मीन को 4 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, 4 पार्ट्स में किया जाए, तो 1 पार्ट जो होता है वो क्या कहलाता है? इसका 1/4 क्या कहलाता है? इसका वाटर है। द अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर 3/4 जो है वो इसका वाटर है, यानी कि ये 3 पार्ट जो है वो क्या कहलाएंगे? इसके पानी पे मुश्तमिल है और 1 पार्ट जो है इसका क्या है? ये लैंड है। The amount of fresh water that we can use in available in very small quantity in the river, lake, pond and under the ground। पानी जो फ्रेश वाटर है वो हमें कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन बहुत स्मॉल क्वांटिटी, बहुत कम मिकदार में पाया जाता है, दरियाओं में, झीलों में, तालाबों में और ज़मीन की गहराई में। As rain water falls down to the earth, लेकिन जब बारिश होती है some of it seeps through the layers of soil, इसमें से कुछ पानी जो होता है ज़मीन में एब्जॉर्ब हो जाता है, ठहर जाता है तह में इसकी जाके। and the rocks till it reaches the layer of non porous rock, और ऐसी रॉक जिनमें ये ठहरता है these are called non porous। it collects on top of these non porous rock, और ये इसके ऊपर क्या होता है? कलेक्ट हो जाता है। the top of this underground water is called the water table, और ये जो टॉप लेयर होती है जिसमें पानी ठहर जाता है that is called water table।
Wells are dug to draw this water out. ये पानी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कुएं खोदते हैं. When there is more rainfall, लेकिन अगर बारिश ज़्यादा होती है, the water table gets higher. तो water table क्या हो जाता है, लेयर उसकी क्या होती है, बढ़ जाती है. Sometimes it reaches the top of the ground. ज़्यादातर क्या होता है, ये ज़मीन के टॉप पर रहता है. Then it trickles out in the form of a spring. और जब पानी ज़मीन के ऊपरी लेयर पर रहता है तो इससे क्या हो जाते हैं, स्प्रिंग फॉर्म हो जाते हैं, चश्मे फॉर्म होते हैं. प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. जो हम पानी पीते हैं उसको किस तरह से प्योर फॉर्म में किया जाए, क्योंकि जब पानी ज़मीन की तह से निकाला जाता है, समंदरों से लिया जाता है, तो उसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जो कुछ ऐसी होती हैं जिसमें हल हुई भी होती हैं और कुछ हमें क्लियर नज़र आ रही होती हैं. तो हाउ वी मेक टू प्योर. The water that comes from open sources of water like rivers and lakes often contains undesirable substances like dirt, mud, germs, etc. जो पानी हम दरियाओं से, झीलों से लेते हैं, जो खुली जगहों से होता है, तो उसमें बहुत सी किस्मों की डर्ट होती है, मट्टी होती है, गंदगी होती है, जरासीम होते हैं. These substances are called impurities. इन चीज़ों को क्या कहते हैं, impurities कहते हैं. ड्रिंकिंग इम्प्योर वाटर कैन मेक अस इल. लेकिन अगर हम इसको डायरेक्ट पी लें इम्प्योर वाटर को, तो हम इससे बीमार हो सकते हैं. सो दीज इम्प्योरिटीज हैव टू बी रिमूव टू मेक वाटर प्योर एंड सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग. तो ये इम्प्योरिटीज रिमूव की जाती हैं ताकि हम पानी को आराम से पी सकें. द इम्प्योरिटीज आर जनरली ऑफ टू टाइप्स, सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल. ये इम्प्योरिटीज अगर देखा जाए आमतौर पे तो दो किस्म की होती हैं, सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल. सॉल्युबल इम्प्योरिटीज आर दोज दैट कंप्लीटली मिक्स और डिजॉल्व विद वाटर. फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट. सॉल्युबल इम्प्योरिटीज वो होती है जो पानी में डिजॉल्व हुई होती है ना, हमें नजर नहीं आती. जैसे नमक, आप समंदर का पानी मुंह में लेके देखिएगा, आपका मुंह ऐसा लगेगा बहुत ज़्यादा नमकीन कड़वा सा हो गया है. तो दीज आर सॉल्युबल इम्प्योरिटीज. इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज आर दोज विच डू नॉट मिक्स और डिजॉल्व इन वाटर. फॉर एग्जाम्पल सैंड. लेकिन कुछ इम्प्योरिटीज ऐसी होती है हमें क्लियर नजर आती है, पानी में हल नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल सैंड. तो दीज आर कॉल्ड इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज. रिमूवल ऑफ इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज फ्रॉम वाटर. अब हम इनको कैसे रिमूव करेंगे जो इसमें इनसॉल्युबल है, हल नहीं हुई. तो वी हैव डिफरेंट मेथड्स. Sedimentation and decantation. Sometimes water contains mud which is insoluble. If the water is allowed to stand undisturbed for some time, the mud particles settle down. This process is called sedimentation. The solid matter collected at the bottom is known as sediment. आपके पास देखिए यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई गई है कि अगर आपके पास पानी में मड है, आप इसको हिलाइए चम्मच से. जब आप इसको चम्मच चलाएंगे और थोड़ी देर के लिए इसको पॉज करेंगे तो जितनी भी मड पार्टिकल है तमाम इसके बॉटम में सेटल हो जाएंगे और ऊपर आपके पास क्लियर पानी आ जाएगा. द क्लियर वाटर ऑन टॉप इज पोर्ड gently into another container, taking care not to disturb the sediment at the top. This process is called decantation. ये दोनों प्रोसेस का एक दूसरे से बहुत गहरा ताल्लुक है. आप जब इस पानी को देखेंगे कि मड नीचे बैठ गई है और ऊपर साफ पानी आ गया है, तो आप इसको डिस्टर्ब किए बगैर बिल्कुल आराम से दूसरे कंटेनर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं. तो दिस इज कॉल्ड डिकेंटेशन. नाउ द सेकेंड प्रोसेस इज फिल्ट्रेशन. Another method of purifying water is to pass it through a thin cloth or filter paper. A filter paper acts like a strainer. It allows the water to pass through it but hold back the solid particles. आपके पास ये एक डायग्राम दी गई है यहाँ पे, इसमें देखें फनल दी गई है. फनल के अंदर एक पेपर लगाया जाता है, दैट इज कॉल्ड फिल्टर पेपर. फिल्टर पेपर कुछ इस फॉर्म में होता है. आपने इसको डबल करा सेमी सर्किल और फिर जब दोबारा आप इसको फोल्ड करेंगे तो देखिए कोन बन जाएगा. ये देखिए कि इस फॉर्म में कोन शेप में आ जाएगा. फिर इसको फनल में फिक्स कर दिया जाता है. जब आप इसको फनल में फिक्स कर देते हैं और ऊपर से इम्प्योर वाटर डाला जाता है इसको, तो ये जितने भी इम्प्योरिटीज़ होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, वो इस फिल्टर पेपर पे रुक जाते हैं और जो पानी होता है प्योर फॉर्म में वो हम कलेक्ट कर सकते हैं. दैट इज कॉल्ड फिल्ट्रेट. A circular piece of filter paper is folded into a cone and placed in a funnel as shown in the picture. The water along with its impurities is gently poured into the funnel with the help of a glass rod. जब आप इस ग्लास रॉड से इसको मूव करेंगे, पानी को हिलाएंगे, तो आप देखेंगे सॉलिड पार्टिकल सारे इसके ऊपर रह गए. The insoluble particles settle on top of the filter paper and the clear water is collected in a container kept below the funnel.
दिस मेथड इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन, और ये तमाम प्रोसेस क्या कहलाता है? फिल्ट्रेशन। रिमूवल ऑफ सॉल्युबल इम्प्योरिटीज फ्रॉम वाटर, ये मेथड जो मैंने आपको दो मेथड बताए, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन, इसमें तो आपने वो वाला पानी लिया है जिसमें आपके पास इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज थी, जो सॉलिड फॉर्म में थी तो आपने अलग कर ली। लेकिन अगर डिजोल्व हुआ है नमक तो फिर आप क्या करेंगे? डिस्टिलेशन, द प्रोसेस ऑफ प्योरीफाइंग वाटर बाय फर्स्ट बॉइलिंग इट and then condensing the steam is called distillation. It involves two process, evaporation and condensation. ऐसा प्रोसेस जिसमें आप पानी लेंगे जिसमें सॉल्युबल इम्प्योरिटीज होती हैं, आप उसको सबसे पहले बॉईल करेंगे, जब वो स्टीम फॉर्म में दूसरे कंटेनर की तरफ जाएगा तो आप इसको कंडेंस कर देंगे, इसको ठंडा कर देंगे। जब वाटर वेपर्स को ठंडा किया जाता है तो वो किस में दोबारा चेंज हो जाता है? पानी में चेंज हो जाता है। अगर आपको सपोज नमक वाला पानी पीना है और आपने उसको एवापोरेट किया तो पानी तो सारा एवापोरेट हो जाएगा, पियेंगे क्या? तो नमक बचेगा, नमक तो मैंने खाना नहीं है। तो इससे इसका प्रोसेस ये होता है, इसके स्पेशल कंटेनर्स आते हैं इसके, जिसमें एक में आप बॉईल करते हैं और दूसरे में कंडेंस करते हैं वाटर वेपर को। जब आप वाटर वेपर को कंडेंस करते हैं तो हमारे पास प्योर वाटर आ जाता है इस तरह से। दिस मेथड इज यूज टू सेपरेट सॉल्युबल इम्प्योरिटीज फ्रॉम वाटर। इम्प्योर वाटर इज हीटेड टिल इट बॉयल। On boiling, water evaporates, leaving impurities behind in the flask. जब आप इसको evaporate करते हैं तो इसकी बॉटम में इम्प्योरिटीज़ क्या हो जाती हैं? सेटल हो जाती हैं और पानी सारा एवापोरेट हो जाता है। लेकिन ये पानी एवापोरेट हो गया तो अब हम पियेंगे क्या? द स्टीम इज पास थ्रू अ कंडेंसर विच इज केप्ट कूल बाय सर्कुलेशन कोल्ड वाटर अराउंड इट। लेकिन जब ये वाटर वेपर में चेंज हो जाता है और दूसरे कंटेनर में आता है, कंडेंस किया जाता है, तो हम इसको कलेक्ट कर लेते हैं। द स्टीम कूल्स डाउन इन द कूल कंडेंसर एंड चेंजेस इनटू वाटर। दिस वाटर इज कलेक्टेड इन अनदर फ्लास्क। दिस वाटर इज एब्सोल्युटली प्योर, और ये इस फॉर्म में पानी आता है कि हम इसे आराम से पी सकते हैं। Now you have activity, now you know. Filtration, you are matching by pass through filter paper. Sedimentation, settling down of mud particles. Decantation, pouring of clear water. Distillation, boiling and cooling the steam. Now turn your page. प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर इन पब्लिक वाटर सप्लाई सिस्टम। घरों में तो हम लोग इस तरह से छोटा प्रोसेस है कर सकते हैं कि थोड़ा सा पानी कलेक्ट कर लिया, थोड़ा सा पानी सब, लेकिन जो कंट्री में सप्लाई होता है, पूरी सिटीज़ में सप्लाई होता है, तो उसको तो इस तरह से बॉयल नहीं किया जा सकता ना, तो उसके लिए दूसरी चीज़ें यूज़ की जाती हैं। वाटर कलेक्टेड फ्रॉम ओपन सोर्सेज लाइक रिवर्स एंड लेक इज़ नॉट सेफ फॉर ड्रिंकिंग because it has a lot of soluble and insoluble impurities as well as germs in it। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ओपन सोर्सेज से जो हमारे पास पानी कलेक्ट करते हैं हम लोग रिवर और लेक से, वो हम पीने के काबिल नहीं होता है क्योंकि उसमें जर्म्स होते हैं, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ होती हैं। इन टाउन एंड सिटीज़, छोटे कस्बों में और शहरों में, दिस वाटर इज़ ऑलवेज क्लियर्ड फॉर इट इम्प्योरिटीज़ बाय द वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट बिफोर मेकिंग इट अवेलेबल फॉर यूज़। जब हमें सप्लाई किया जाता है तो उससे पहले इसमें कुछ प्रोसेस किया जाता है। दिस इज कॉल्ड वाटर ट्रीटमेंट, ये वाटर की ट्रीटमेंट कहलाती है। द डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर आर गिवन बिलो। इसमें बहुत से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। द फर्स्ट इज द कोगुलेशन। एलम and some other chemicals are added to the water to attract dirt particles and form clouds. This process is called loading. एलम, फिटकरी का आपने नाम सुना होगा, या दूसरे केमिकल्स भी आते हैं, तो वो तमाम पानी में ऐड किए जाते हैं ताकि डर्ट पार्टिकल्स को रिमूव किया जा सकते हैं, तो दिस इज कॉल्ड लोडिंग। सेकेंड इज सेडिमेंटेशन। वाटर इज कलेक्टेड इन लार्ज टैंक्स एंड लेफ्ट अनडिस्टर्ब। पानी को लार्ज बड़े बड़े टैंकों में कलेक्ट किया जाता है और उसको ऐसे छोड़ दिया जाता है कि वो डिस्टर्ब ना हो। द हैवियर इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द टैंक। अब इसमें जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ होते हैं, पत्थर वगैरह होते हैं, बड़े होते हैं, वो तमाम टैंक के बॉटम में सेटल हो जाते हैं। फिल्ट्रेशन, देन द क्लियर वाटर ऑब्टेन्ड अबव इज फिल्टर्ड। और जो ऊपर पानी उसकी ठहरता है उसे क्या कर लिया जाता है? फिल्टर कर लिया जाता है। द वाटर पासिस थ्रू फिल्टर्स मेड ऑफ सैंड, ग्रेविल एंड चारकोल टू रिमूव स्मॉल फ्लोटिंग पार्टिकल्स। इसी तरह उसमें तह लगाई जाती है इन तीन चीज़ों की, सैंड, ग्रेविल और चारकोल की, और इसके ज़रिए जो फ्लोटिंग पार्टिकल्स होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं? उसमें रह जाते हैं और बाकी पानी उसमें से पास कर दिया जाता है। द लास्ट प्रोसेस इज क्लोरिनेशन।
दिस क्लियर वाटर में स्टिल कंटेन जर्म्स विच कॉज वाटर बोर्न डिजीजेज। इसी तरह पानी में जरासीम होते हैं जिसकी वजह से पानी पीने से डिजीजेज फैलती हैं। तो क्लोरीन गैस इज पास थ्रू इट टू किल द जर्म। तो इसमें से क्लोरीन गैस को पास किया जाता है ताकि जरासीम को किल किया जा सके। दिस वाटर इज देन स्टोर्ड इन अ वाटर टैंक एट अ हायर लेवल। फिर इस पानी को स्टोर कर लिया जाता है एज वाटर ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम अ हायर लेवल टू अ लोअर लेवल। और ये हायर से लोअर पे मूव करता है, फ्लो होता है। इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड टू वेरियस लोकेलिटीज़ इन द सिटी। और फिर इनको शहर में मुख्तलिफ जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, फैला दिया जाता है, पहुंचा दिया जाता है। तो द पाइप्ड वाटर वी गेट एट होम इज़ यूजुअली सेफ फॉर ड्रिंकिंग। तो हमारे पास जो घरों में पानी आता है वो बहुत सेफ होता है कि हम उसे पी सकते हैं। समटाइम लीकेजेस एंड पुअर मेंटेनेंस कैन स्टिल लेट इन इम्प्योरिटीज़ एंड जर्म। लेकिन कभी ऐसा होता है कि इसकी पाइपलाइंस वगैरह लीकेज वगैरह की वजह से इसमें इम्प्योरिटीज़ और जर्म्स शामिल हो जाते हैं। टू बी एब्सोल्युटली श्योर द वाटर शुड बी बॉइल्ड फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स टू किल द जर्म एंड देन फिल्टर्ड विद अ वाटर प्योरीफायर। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम पानी को कम से कम 10 मिनट तक उसको बॉयल करें ताकि जर्म्स किल कर सकें और उसे फिल्टर कर लें। यहाँ पे आपको एक डायग्राम शो की गई है, देखिए। फर्स्ट स्टेप इज कोगुलेशन, इसमें केमिकल ऐड किया गया है। सेकेंड इज सेडिमेंटेशन, इसको अनडिस्टर्ब कर दिया गया है ताकि पानी की लेयर आ जाए। और फिर इसको फिल्टर कर लिया गया है। यहाँ से जब फिल्टर हो जाता है फिर उसके बाद इसमें क्लोरीनेशन का प्रोसेस होता है और फिर ये डिसइंफेक्टेड हो जाता है हमारे पास पानी। थैंक यू।